दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम थोड़े अलग से विषयों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। राजनीति तो है ही है, उस पर तो हम बात करते ही हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटिव खबरें भी आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन साथ-साथ में कुछ ऐसी खबरें या ऐसी बात, ऐसा मुद्दा, जिस पर बातें जो हैं वो इस तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत कम होती हैं। उसमें डर ये रहता है लोगों को कि यार इसको फिर इसकी व्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, इसकी व्यूअरशिप कैसी होगी? फिर वो पैसा इसका यूट्यूब से इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सब चीज़ें जो हैं लोग थोड़ी चिंता करते रहते हैं। हमारा कैसा है कि हम ये सब चिंता करते नहीं हैं। हमको लगता है कि जो ज़रूरी बातें हैं इस देश के नागरिक के तक पहुँचना ज़रूरी है और अगर वो पहुँच जाए और उस पर थोड़ा बहुत सोच-विचार कर ले, तो शायद और अच्छा नागरिक बनने की ओर उसकी हेल्प हो जाए। ये सोचकर जो है हम इस प्लेटफ़ॉर्म को हमने शुरू किया हुआ है। तो ऐसा एक मुद्दा है। संविधान और संविधान से आज तक 75 साल में हमारे देश के संविधान से हमने क्या खोया, क्या पाया? क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं? क्या चीज़ें जो हैं वो हमको हमारा संविधान देता है पर मिल नहीं रही है? और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा संविधान में शायद ज़िक्र भी नहीं है पर वो होना चाहिए और वो हमको मिलना भी चाहिए था। और हम लोग खुद हमारे संविधान के प्रति कितने वफ़ादार हैं, कितने जागरूक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से आप जिसी के धर्म में मानते हो, आपके उस धर्म ग्रंथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की डिमांड है लेकिन क्या हम वो सब कर रहे हैं? इन सब चीज़ों पर एक छोटी-सी बातचीत है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सरदार दया सिंह साहब हैं। वो पंजाब में दिल्ली हमारे जो उत्तर भारत जो है वहाँ पे बहुत ही एक जाने-माने चेहरे हैं और उनकी अपनी एक जो है यात्रा है वो पॉलिटिकल भी है, सोशल वर्कर के तौर पर भी है, सांप्रदायिक एकता के लिए बहुत काम करते हैं और संविधान के बारे में उनसे क्यों बात कर रहे हैं वो वही बताएँगे, मैं उनको जोड़ रहा हूँ और उनका पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं, स्वागत करते हैं। दया सिंह जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आए। बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को भी बहुत। तो छोटी-सी भूमिका मैंने बनाई थी, मैंने कहा कि ये बता दें और सर अब आप ये बताइए कि हम ये अच्छा मैं बता दूँ दर्शकों को ये सरदार साहब का ही मुझे एक फ़ोन था कि मयूर भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए और मुझे बड़ा विषय इंटरेस्टिंग लगा कि संविधान दिवस को अब ये भी जब मनाया हमने 75वां, तो ये सब पहलू जो है उस पर बात होनी चाहिए थी। तो अब दया सिंह जी मंच आपका है। मैं मयूर जी बहुत अच्छी बात हुई और कल ही हम आपसे बात हुई। मैं जी, समझता हूँ कि ये दिवस जो है, ये पूरे देश के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए महान जी, दिवस है। क्योंकि जी, एक ऐसा दिवस है जहाँ हमने आज़ादी का जो स्वतंत्रता के आज़ादी का जो आनंद हम लेना चाह रहे थे, वो इस जी, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर हम सबको मिला। पर जी, इसके पृष्ठभूमि पर अगर हम देखें तो हमें समझना होगा, गांधी चंपारण में गए, चंपारण में जी, उन्होंने गुर्बत देखी, लोगों को, किसानों को देखा, उनके मन में आया कि जैसे वो कपड़े पहनते मैं वैसे ही कपड़े पहन लूं। पहला स्टेप जो चंपारण से निकला, जो जी, आजादी की मूवमेंट को मैं ये समझता हूं कि जब खड़ा कर रहे थे, तो उसके जी, पीछे का सच वो चंपारण से हम अलग नहीं हो सकते। फिर जी, गांधी ने दूसरी बात सोची कि वो जानते थे कि इस देश का जो स्वभाव है वो धार्मिक है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें हिंदू भी है और हिंदुओं के भी कई किस्म के तबके उनके सामने थे। तो उन्होंने बिल्कुल, कहा कि सबको जोड़े बिना हम इस देश को एक रख ही नहीं सकते और आजादी को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो गांधी बिल्कुल, बहुत कमाल के थे। गांधी ने पहला स्टेप उठाया तो खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। ये नहीं जी, थे कि वो खिलाफत के हक में ही होंगे, पर वो खिलाफत के इसलिए हक में चले गए ताकि मुसलमानों के साथ इंटरैक्शन हो सके, उनके साथ संवाद स्थापित हो सके और आपस में बैठ के बातचीत हो। उसके जी, बाद दूसरा स्टेप उन्होंने जो लिया वो और भी कमाल का था कि बाबा खड़क सिंह सिख लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1920 में मीटिंग बुलाई और 1919 का जलियांवाला बाग का जो प्रकरण है, जो वो त्रासदी है, उसने पूरे देश में एक हाहाकार मचा दिया कि अंग्रेज यहां तक भी जा सकते हैं कि एक जी, इलाके में बैठकर उनके ऊपर गोलियां और बम बरसा दें। तो उससे जी, लोगों के साथ तो एक हालात ऐसे बने। उस जी, हालात से जब उन्होंने देखा, तो वो बाबा खड़क सिंह ने जब मीटिंग रखी,
तो बाबा खड़क सिंह की मीटिंग में गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली चले गए, सारे के जी सारे बिल्कुल। वहां चले गए। जब वहां जी। गए तो एक अजीब सा नजारा हमारे सामने आता है। मैं इसलिए पृष्ठभूमि की आपको बात कर रहा हूं कि संविधान तक हम पहुंचे क्यों, हम संविधान को इस तरह का देख क्यों रहे हैं। उसके जब वो पहुंचे तो मोहम्मद अली जौहर के ये शब्द आज भी सिखों के मन पर बहुत रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब मोहम्मद अली जौहर ने सिखों को एड्रेस कर रहे थे, खालसा की मीटिंग थी, सारे सिख थे, उनको एड्रेस करते हुए कहने लगे, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता आप पर ज्यादतियां की हों, मैं उसकी जी। माफी मांगता हूं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लें, पर आज जी जरूरत बिल्कुल। है हम सबको एक होने की, तभी इस देश के इस आजादी को इस अंग्रेज हुकूमत से हम निजात पा सकते हैं। मयूर जी, बिल्कुल। कमाल हो गया उस दिन कि पूरा सिख, पूरा मुस्लिम और पूरा हिंदू यकमुश्त हो गया, गांधी के साथ खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूं कि वो जो समय था वो ही इस संविधान तक जब हम पहुंचते हैं, ये संविधान के पीछे का सच है कि इस संविधान में उन सभी को समाहित कर दिया, सभी को साथ लेकर चलने की बात कर ली, और सभी को आज भी, इसलिए कोई भी, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट बनना हो, चाहे पंचायत का मेंबर बनना हो, चाहे कहीं का मेंबर बनना हो, चाहे अफसर कहीं लगना हो, तो उसको इस संविधान की शपथ लेनी पड़ती है कि मैं इस संविधान की शपथ लेकर मैं इसके अनुसार काम करूंगा। ये आज भी हम, ऐसा है ये संविधान। मैं समझता जो आपने अपनी भूमिका में ये बात कही कि धर्म ग्रंथ से भी ये संविधान हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है कि हम सब मिलकर इस संविधान ने ही हमें सबको जोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब थोड़ा सा मैं और बात कर दूं, क्योंकि विद इन द टाइम आपकी बात को, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। तीसरी बात क्या हुई, अगर आप 1929 और 30 के जो रावी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी अध्यक्षता भी बाबा खड़क सिंह ने की। उसी में ये झंडा जो, ये जो 3 कलर है, ये भी वहीं अप्रूव हो गए। जब अप्रूव होने लगे तो लोगों ने आवाज उठाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आवाज उठाई कि 5 रंग होने चाहिए, ऐसे रंग होने चाहिए, ये 3 रंग एक समाज के लिए घातक हैं, ये सो एंड सो। बाबा खड़क सिंह उठे, क्योंकि वो ही रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे, वो उठ के बाहर चले गए। उन्होंने कहा मैं वॉकआउट कर देता हूं। जब वो वॉकआउट, जब गांधी खुद उनको लेने गए कि नहीं बाबा जी, आपके बिना ये काम नहीं हो सकेगा, जो आप कहते हैं जिसके 3 रंग है, आज तक मैं इसके कोई अर्थ कुछ कर रहे, तो मैं मयूर जी आपके सामने जो बहुत सही, ओरिजिनल बहुत सही। अर्थ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल, हरा बिल्कुल। रंग मुस्लिम को कंफर्म करता था, जो जी। ऊपर का टॉप का रंग था, जो केसरिया रंग था, वो सिखों को समाहित करता था, और हिंद जो सफेद रंग था वो हम सब के पूरे भारतीय दर्शन को समाहित कर रहा था। इन तीनों रंगों को जोड़कर इन 3 रंगों की इसलिए व्यवस्था हुई। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम था उस समय। अब मैं सीधा 1946 पर आ जाता हूं। 1946 में सरकार बनी, 1942 बाकी बातों को मैं ही टच करूंगा। 1946 आ गया। 1946 एक ऐसा वर्ष है, अगर 1937 को देखें तो हिंदू महासभा एक प्रस्ताव पास कर रही है कि ये हिंदू राष्ट्र हो, ये द्विराष्ट्रीय है, एक हिंदू है या एक मुसलमान है, तो ये द्विराष्ट्रीय है, तो इसलिए द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पास कर। 1940 में चीना ने इसी का बेनिफिट उठा लिया कि जब ये द्विराष्ट्र मान ही रहे हैं तो मैं भी क्यों ना मान लूं। उन्होंने झंडा जो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास 1940 में कर दिए। अब सिखों के सामने भी 1946 आ गया। जब मैंने 1919 और 20 की बात इसलिए की कि इन 3 धर्मों को मिलाकर गांधी ने मूवमेंट को खड़ी की है, तो गांधी लीडरशिप हो गई। तो 1946 में मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के अध्यक्ष थे और अकाली लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने एक नारा लगा दिया, धोती टोपी जमुना पार, राज करेगी सिंह सरकार। ये तीसरा नारा 1946 में लग गया। एक नए किस्म का, इधर से हिंदू खड़े हो गए, इधर से मुसलमान खड़े हो गए, इधर से सिख, जो तीनों को गांधी ने जोड़ा था। मैंने इसलिए संविधान की बात की, तीनों को गांधी ने जोड़ा था, तीनों ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। तो गांधी ने, एक बात और मैं आपसे कह दूं इसके पहले, गांधी ने क्या किया, गांधी ने एक और नया काम किया। गांधी ने सिखों को बुलाकर सिखों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। उसमें लिखा उन्होंने, द कांग्रेस अश्योर्स द सिख्स दैट नो सॉल्यूशन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस दैट डज नॉट गिव देम फुल सेटिस्फेक्शन। तो सिख जो हैं उन्होंने अपना नारा बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम गांधी के साथ खड़े हैं।
एक और बात उन्होंने, आई आस्क यू टू एक्सेप्ट माई वर्ड एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस दैट इट विल नॉट बिट्रे अ सिंगल इंडिविजुअल मच लेस कम्युनिटी। तो इतनी बड़ी बात गांधी ने आश्वस्त कर दिया तो मुसलमान भी साथ आ गए और सिख भी साथ आ गए। तो एक नए किस्म का प्रकरण भारत हो, हिंदुस्तान को भारत बनाने में ये जो वर्ड थे, इन बात को समझना चाहिए। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये सारा सिस्टम बना। पर 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हुए ये लगातार 1.5-2 साल का ये वर्क रहा। तो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट होना था। उसमें 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे। मैं इसलिए आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमें इसलिए भी इंटरेस्टेड था कि ये बात पूरे देश तक जानी चाहिए कि सिखों की क्या कुर्बानियां हैं, सिख कहां तक खड़े हुए, आज सिखों को कहां लाकर खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस पे चर्चा हो। तो मैंने उसमें 2 मेंबर, सरदार भूपिंदर सिंह जो सिमरजीत सिंह मान के दादा थे, और एक सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, अकाली दल से थे और सिखों की तरफ से। ये जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना था, ये दोनों ही वॉकआउट कर गए। जब ये वॉकआउट किए तो पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आपने वॉकआउट क्यों किया। उस समय सरदार हुकम सिंह ने जो रिप्लाई दी वो आपको सुनने वाली है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिख और मुस्लिम को, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, इसलिए हमने वॉकआउट किया। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि जो एश्योरेंसेस गांधी ने, क्योंकि गांधी तो 1948 में चले गए 31 जनवरी को, अब गांधी के बाद जो विश्वास गांधी ने सिख और मुस्लिम को दिया था वो साइड पर लगा दिया। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो एश्योरेंसेस गांधी ने हमें दिए थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन बातों को, उन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, इसलिए हम इस वॉकआउट करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अब जो आप बात कर रहे थे, जिस भूमिका से आपने बात की, क्या खोया क्या पाया। अब आप अगर देखें तो पिछले 75 साल में पहले सिख टारगेट हो गए और उसके बाद मुस्लिम टारगेट हो गए। आज दोनों ही टारगेट हो गए। अगर फार्मर्स की अभी आप बात कर रहे थे कि फार्मर्स पर डिस्कस कर लें, फार्मर्स का जब आंदोलन चल रहा था, फार्मर्स का सिख आंदोलन तो था नहीं, पर क्योंकि वो आया पंजाब की तरफ से था, क्या क्या किया उन्होंने उनको अतवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा। जबकि मैं समझता हूं कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर एक सिंगोला पर जो वो हुआ, इकट्ठे हुए, नतीजा ये हुआ कि सिख भी साथ आ गए, मुसलमान भी साथ आ गए। जो मुजफ्फरनगर में मुसलमान और जाट आपस में भिड़ंत हुई थी, वो सारे वहीं इकट्ठे हो गए, वहीं बिरयानी बनाने लगे, वहीं सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं समझता हूं कि अगर भारतीयता के कहीं दर्शन करने थे तो वो किसान आंदोलन के 2022 में दर्शन किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमें जोड़ा, एक बात और मैं इसलिए कह दूं आपके सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सरदार हुकम सिंह उस समय तो 26 नवंबर 1949 को वॉकआउट कर गए, जब 1962 में वो लोकसभा के स्पीकर बन गए, वो कांग्रेस की तरफ से स्पीकर बन गए। जब स्पीकर बने तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरदार साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने से आपने इनकार कर दिया, उस पर वॉकआउट कर गए, तो क्या आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि अब तो आप लोकसभा के स्पीकर हैं, अब तो आपकी ड्यूटी, आपने शपथ ली है, तो आपको वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो सरदार हुकम सिंह ने उस समय कहा कि कम से कम कोई दस्तावेज तो है जो हम सबको जोड़े रखता है। मैं आपके सामने मयूर जी, आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको जोड़े हुए है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा तो हम सारे के सारे, हमारा लिंकेज ही टूट जाएगा। अगर हमारा कोई लिंकेज है तो केवल और केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर हर समय प्रहार हो रहे हैं और जिसके हालात ऐसे बन गए हैं जिसमें सिख और मुसलमान टारगेट हुए। तो मेरा ये कहना था कि आज जरूरत है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जिस विचार को हम लेकर चल रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इसको, भारत को भारत बनाए है। अब ये हिंदुस्तान नहीं है। एक बात मैं और साफ कर दूं, कई बार लोग कह देते हैं कि ये हिंदुस्तान, कई बार राहुल गांधी भी हिंदुस्तान कहते हैं। मैंने एक बात और कह दी, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय समाज मूलतः सांप्रदायिक नहीं है।
संविधान निर्माताओं ने इंडिया अर्थात भारत क्योंकि हिंदुस्तान स्वतः ही सांप्रदायिकता के बोझ में पला और बड़ा हुआ। अंग्रेज जी, शासकों ने इसमें सांप्रदायिकता का छोंक लगाया। नतीजतन आजादी का जश्न सांप्रदायिकता की आग में झुलस गया। संघ जी, भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान स्थापित करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदूवाद का तड़का उसे लगाना खूब आता है। वह कहने जी, से नहीं थकते कि उन्होंने देश की रक्षा की, पर बांटने पर सर्वदा उतारू रहना उनकी फितरत है। वसुदेव कुटुंबकम की बात कहकर वह किसे बरगलाना चाहते हैं यह उन्हें बताना होगा, परंतु मोदी सरकार के शपथ लेते ही यह माना जा रहा था कि भारत की सरकार को स्वयंसेवक ही चला रहा है। तो मेरा ये कहना है, और ये बात अगर मृणाल पांडे की भी मैं एक लाइन और कह दूं, मृणाल जी, पांडे ने 2013 में जब मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया जा रहा था इलेक्शन के लिए, तो मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उनका संपादिका नोट था, संघ को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस बार भारतीय लोकतंत्र के उन तकाजों से मुक्ति पाने का बहुत गहरे से इच्छुक हो, उसके अवरुद्ध एजेंडे सांस्कृतिक विषयक व्याख्याओं को दबंगई से साकार करे, उसके शासन में धर्म का हवाला देकर कोई यह न कह सके कि वह वंदे मातरम नहीं गाएगा। तो मेरा जी, मयूर जी, मेरा ये कहना है कि आज फिर वो संविधान कहाँ खड़ा। सवाल इस बात का है कि 75 साल में जिस संविधान पर हम मान कर रहे थे, जिस संविधान पर हम गर्व कर रहे थे, उस संविधान के जो हालात बने हैं, वो तो जो उसका मन करता है वो। एक बार मेरे से जब मैं नया नया हरियाणा सरकार में था, तो एक जी, गुरमीत सिंह एडवोकेट जनरल थे, पंजाब में 69 की बात है। जी, तो हमने उनसे पूछा कि संविधान के बारे में आपका क्या कहना। तो उन्होंने जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, वो मैं कह के बाद में आपसे आप जो कहेंगे मैं बात करूंगा। तो जी, मेरा ये कहना, तो वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो गुरनाम जी, सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री थी पंजाब की, तो हमने उनसे जी, पूछा कि संविधान के बारे में आपका क्या व्यू है। उन्होंने कहा हुँ, ये संविधान इतना लचीला है कि किसी हुँ, ईमानदार आदमी को अंदर करना हो, जेल में रखना हो, सारी जिंदगी उसको जेल से ना निकाले, तब भी ये संविधान प्रोटेक्ट करता है कि ये सारी जिंदगी वो अंदर रह सकता है। और जो बदमाश आदमी हो जिसको अंदर जेल में ना डालना हो, वो सारी जिंदगी बाहर रह सकता है। इस संविधान में ये भी प्रोविजन है। तो मैं ये जी, पूछना चाहता हूं कि जिसके, और डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर इसका मतलब ठीक कहा कि जिनके हाथों में संविधान चला जाएगा वो ही जो उसका तय करेंगे, ये संविधान उसी तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाएगा। सवाल इस बात का है, अब जैसे चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, जो हालात बने हैं, ईडी है, ये जो सारे काम आपके सामने हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज जरूरत है उस सारे इंटेलेक्चुअल्स को, उन सारे पत्रकारों को, उन सारे बुद्धिजीवियों को मिलकर ये जो 75वां साल है, ये हमें हुँ, कैंपेन के तौर पर सामने आना चाहिए, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, और उसी विचार से, जिस विचार से, जिन आदर्शों को लेकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मेरा ये कहना था आपके सामने। ये बड़ी सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही कि सत्ता में बैठे हुए लोग जिस मानसिकता के, जिस कार्यशैली के, जिस तरह के सिद्धांत और संस्कार के साथ आए हुए होंगे, संविधान उस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। संविधान इतना लचीला है कि संविधान अगर कोई सही लोग बैठेंगे तो संविधान फिर बहुत सही तरह से काम करेगा। और अगर कोई तानाशाह बैठ गया तो संविधान जो है वो तानाशाही की ओर से काम करेगा। तो वो एक टूल की तरह या तो एक खिलौने की तरह या तो एक वेपन की तरह अब भी इस्तेमाल हो सकता है और एक जिसे कहते हैं कि एक आशीर्वाद की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। ये आपने कहा कि इस तरह का हमारा संविधान है। इसको एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है? ताकि ये जैसे बहुत सारे जैसे ऑस्ट्रेलिया या ऐसे देश हैं, वहाँ पे आप संविधान वहाँ ऐसा बना हुआ है कि आप कैसे भी हो, आपकी मंशा कैसी भी हो, आप उसको जो है उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएँगे। वहाँ पे उस तरह से लचीला नहीं है। तो एब्सोल्यूट प्रो पीपल इसको बनाने की क्या संभावनाएँ हैं और अगर वो बनाना हो तो क्या-क्या करना ज़रूरी है? अगर ये थोड़ा बता दें आप। मैं समझता हूं कि इस संविधान में जो प्रियम्बल लिखा गया, जिसमें हमने कहा कि प्रियम्बल को चेंज नहीं किया सकता, किसी कारण करके उसको चेंज नहीं किया सकता।
प्रियम्बल हमारा बेसिस है, आधार है। वो मैं समझता हूँ वो धार्मिक हमारा नोशन है, जिसको हमने सबने शपथ ली है कि ये संविधान का सारा 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 प्रारूप इस पर खड़ा है। एक समस्या हमारे सामने है कि जब मेजोरिटेरियनिज्म जो है ये बहुत खतरनाक है। अगर जिसके भी अगर 30% वोट भी हो, बाकी जगह पे 51% वोट की बात है। यहाँ मिक्स करके इधर के लोग उधर के लोग को आप लेंगे, उसके बाद आप मेजोरिटी बना लेंगे, तो सरकार कौन चलाता है? 30% जिसके पास वोट परसेंटेज है वो सरकार चला रहा है। 20-22% तो उसने वोट इधर उधर के लोगों को विचार के इकट्ठा किया। ये नुकसानदेह है। फिर उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए अब जैसे आपने देखा कि 370 का जो कश्मीर वाला हुआ, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी सर, उसको कैसे मिसयूज किया गया वो आपके सामने। अभी चंद्रचूड़ जी ने एक लाइन जो रिटर्न में भी नहीं है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं, ओरल है, ओरल कहते उन्होंने कहा कि धार्मिक उनका वो तो नहीं बदला जा सकता, पर उनका चित्रण किया जा सकता है, उसका चरित्र देखा जा सकता है। इतनी कहने के बाद जो हालात आज बने हैं आपके सामने हैं, मैंने ये कहा, बार बार कहा कि 1982 1984 बचा जा सकता था। अगर वो हम बच जाते तो 1992 में बचा जा सकता है। 1986 में अगर अयोध्या का दरवाजा ना खोलते तो 1992 ना होता। ये जो जिसके हाथ में संविधान आता है वो इसको इस ढंग से पेश करता है। मैं समझता हूं कि जब तक वो लोग, एक तो ये बात डॉक्टर अम्बेडकर की हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बात जिनके हाथों में, और जो आपने भी कही कि जिनके हाथों में, जिनके दिमाग में, जैसे चंद्रचूड़ जैसा विद्वान तो नहीं हो सकता था, लीगल एक्सपर्टीज है, इतने हायर फायर रहे, उनके फादर भी रहे, जो अपने फादर के जजमेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं। आज वो केवल इतनी लाइन कह के पूरे देश में ऐसे हालात बना दिए। तो मैं समझता हूं कि हम सबको इसमें, संविधान में कोई वो छेड़छाड़ करना तो लोगों के हाथ में है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल तयशुदा है। इसको ठीक करने का थोड़ा सा इसके ऊपर कुंडा ये रखना चाहिए कि हमारी मानसिकता ठीक हो। हमारा जो मेजोरिटेरियनिज्म जो है ये बहुत खतरनाक है। ये देश सबका है, हम सबको साथ लेके चलना है। हम सबको एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि आज जिस हालात में अगर हम मान लें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो केवल एक वर्ग इसको कहे, हिंदू कहें कि ये हम जिसकी जिसकी, तो सारा उन्हीं के हाथ में दे दे। इसमें रिप्रेजेंटेशन सिख की भी हो, मुस्लिम की हो, बाकियों की भी हो, ताकि ये सबको ये देश लेके कि ये मेरा अपना देश है और वो आगे खड़ा हो। थोड़ी सी एक समस्या हम लोगों के अंदर आई कि हम मूवमेंट कभी खड़ी नहीं कर सकते। हमारी मुसीबत ये है कि आरएसएस, अन्ना आंदोलन आरएसएस खड़ा कर गया, हम देखते रहे। जेपी मूवमेंट भी अन्ना आरएसएस खड़ी कर गई, हम सब देखते रहे, हम उसी में पिस के रह गए। मैं समझता हूं कि हम सबको, हमारे पास कोई और चारा नहीं। ये लिखित डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, लिखित डॉक्यूमेंट्स लिखित ही होते हैं, पर ये चारा एक ही है कि जब तक हमारे दिमाग, हमारा इंटेलेक्चुअल, हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकेंगे। यही मेरा कहना था। इसी पर मेरा आपसे आज अनुरोध। आखिरी आखिरी में एक, आपने भी जीवन के 75 दशक पूरे किए हैं, 75वां आप देख रहे हैं दशक, मतलब कि संविधान के साथ साथ आप बड़े हुए हैं, ये कह सकते हैं। मैं इसलिए, आपने क्योंकि उस भारत को देखा है जो आज की पीढ़ी को पता भी नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आखिरी सवाल है मेरा। हम लोग देश के नागरिक होने के नाते हम लोग अभी कितने पुख्ता हुए हैं या कितने हम जिम्मेदार हुए हैं, क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेदारी है हमारे संविधान के प्रति, देश के मयूर जी ये नागरिकों की। बात, मयूर जी कितना आपने बात, आपको लगता है कि, कितना लगता है कि हम लोग वो जिम्मेदार हैं हमारे संविधान के प्रति? आपको, आपने क्या पाया, आपने आपने क्या देखा अपने इतने, अपने जीवन के इतने वर्षों में? मयूर जी आपका ये सवाल बहुत माकूल है
कई बार दर्द होता है। मैंने 50 साल, मुझे खुशी है अपनी जिंदगी के, मेरे अर्ली उम्र में मुझे सरदार हुक्म सिंह जी, जब वो लोकसभा के स्पीकर के बाद जब सिंह सभा शताब्दी कमेटी बने उसके अध्यक्ष थे, मुझे उनके साथ काम करने का 10 साल मैंने उनके साथ काम किया। मुझे खुशी है कि मैंने उन लोगों के, प्रोफेसर शेर सिंह जी हों और ये यशवंत चंद्रशेखर जी हों, मैं उन सब के साथ मैं नजदीक होकर देखा और रहा हूँ। यशवंत सिन्हा मेरे बहुत नजदीकी रहे, सत्य प्रकाश मालवीय, सबके साथ मेरे संबंध रहे। मेरी कोशिश रही कि इस बात को हम आपस में मिला सके। मुझे आज भी एहसास है, केवल 10-1% ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों को इधर उधर की बात करते हैं। दूसरा एक स्टफ और बड़ा अजीब किस्म का है, ये जो साधु और संत हैं, ये अपने आप को साधु संत तो कह रहे हैं, पर ये साधु संतों का नतीजा जो है वो बहुत सारा देश, वो साधु संत किसी के भी हो सकते हैं, ये नहीं है को हिंदुओं के ही है, सिखों जी में जी साधु संतों का वही हाल है, मुसलमानों में भी वही हाल है, क्रिश्चियनिटी में वही हाल है। इनको जी कोई काम तो है नहीं, इनको केवल और केवल ये काम है कि लोगों को आपस में, मैं कई बार कहता हूं कि अगर सुबह देखना हो तो गुरुद्वारे से आवाज आएगी, सुबह सुबह कह रहे होंगे ये सारे जो लोग हैं ये सारे धर्म ठीक नहीं है, मेरा धर्म ठीक है। दूसरी जी तरफ से लाउड स्पीकर लगा होगा, वो भी यही कहेगा, तीसरी तरफ से लगा होगा, वो भी यही कहेगा, सारे कहेंगे हम ही ठीक हैं। और जब कोई हाँ हो जाता है, जो दंगा हो जाता है, कोई फसाद हो जाए, तो हमारी मुसीबत ये, हम इन्हीं को लेकर आगे चल पड़ते हैं कि भाई तुम हमारी एकता करा दो, और वही जो सुबह हमारी लड़ाई करवाने के लिए लगे हुए थे, वही हमारी लड़ाई को शांत करने के, वही शांति मार्च निकालते हैं। ये बहुत दर्दनाक है। हम लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो परिवारक हैं, जो समाज को समझते हैं, उन लोगों को आना चाहिए, उन लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए। मुझे आज भी एहसास है, ऐसा नहीं है कि ये देश आज भी हमारे अंतःकरण पर है, और इस बात को हमें समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो सदा ही रहते हैं, उनको कभी ना, आप और कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, सब जगह अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। मैं तो केवल लास्ट लाइन एक गुरु नानक की कह के, गुरु की कह के जी जी आपका समय लेता हूं कि होए एकत्र, मिल हो मेरे भाई, और इकट्ठे बैठे और मिलकर बैठे, दुविधा दूर करो लिवलाए, और हम अपने बीच की जो दुविधाएं हैं उनको दूर करें। हम संवाद का रास्ता ढूंढे, विवाद का नहीं। बस यही है रास्ता इस संविधान के लिए। मैं समझता हूँ कि 75वां साल, और मैं समझता हूँ ये 75वां साल आप और मैं सब मिलकर इस 75वें साल को, संविधान को लोगों के सामने चिन्हित कर दें कि ये संविधान हम सबका है। सबको साथ लेके, कुछ गलतियां हो सकती हैं वो ठीक की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब, आपने बहुत बात की, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी बात की आपने। ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी मेरे ख्याल से वो एक अच्छा संदेश ही जाएगा। ये बहुत जरूरी है। दया सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत अच्छा जी। लगा। एक बड़ा मौका मिला आपने दिया, बहुत अरे सर, शुक्रिया। आप, हम धन्य हुए, हमारे दर्शक को अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये सरदार दया सिंह साहब है ना, जैसे मैंने कहा, बहुत काम, अच्छा काम करते हैं वो, बहुत वो उनके अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध भी हैं और लगे हुए हैं। मतलब उनकी उम्र है 75 साल, वो दिखते नहीं है लेकिन है 75 साल के। और बहुत ही, मैं इनको लखनऊ में मिला था 16-17 जब हम थे उधर। आनंद जी ने जो वो अवध कॉन्क्लेव किया था, वहां पे इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति, और जो बात की उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी लगी। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करिए। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। ये अच्छी बातचीत है, ये ज्यादा से ज्यादा फैलना जरूरी है। और फिर अगर आपको लगता है कि ये बातचीत ऐसे ही सुनने को आपको यहाँ मिलेगी, तो फिर आप इस मंच को, जो आप सबका है, इसको आप सब्सक्राइब करें। इसकी जो है ना, मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।